उसकी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत यही है कि अशोक ने अपने शासनकाल में 3 तरह के अभिलेख, कुछ अभिलेख शिलाओं पर, कुछ अभिलेख स्तंभों पर, कुछ गुफाओं में खुदवाए। उन्हीं को कहा जाता है अशोक के अभिलेख। और उन अभिलेखों में बहुत सारी शासन की, प्रशासन की, व्यवस्था की, धर्म की अनेक जानकारियाँ हमें मिलती हैं। सभी लोग, वो भारत में पहला शासक था जिसने अभिलेख खुदवाए। हालांकि अशोक से पहले भी कुछ अभिलेख हमको मिलते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे, वो कुछ और जो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने खुदवाए, लेकिन भारत में पहली बार ये कार्य सम्राट अशोक ने करवाए। तो आज हम लोग सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की चर्चा करते हैं, और उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा नोट का सहारा लूँगा कि क्या क्या है और कहाँ कहाँ से है। आप सब लोग याद मत करिए, केवल आप लोग समझ जाइए कि वो अभिलेख कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर के अशोक के 33 अभिलेख प्राप्त हुए, 33, और वो भारत के अलग अलग हिस्सों से 33 अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? वो 3 स्वरूपों में है। शिलाओं पर है, वो शिलाओं पर मतलब जो पत्थर है उस पर लिखे हुए हैं, स्तंभ जो कोई खम्बा टाइप का है उस पर लिखे हुए हैं, और गुफाओं के अंदर लिखे हुए हैं। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अशोक के अभिलेख मिले हैं, 33 प्रकार के अभिलेख। और इन अभिलेखों के माध्यम से हमें यह भी पता चल रहा है कि भूमध्य सागर, मिस्र और यूनान तक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था, जिसमें सीरिया था, जिसमें मिस्र था, जिसमें ईरान था, जिसमें अफ़गानिस्तान था, जिसमें आप पाएंगे कि श्रीलंका था, एशिया था, बहुत सारी जगह पर उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई। अशोक के जो अभिलेख हैं आमतौर पर मगधी भाषा में हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कुछ अभिलेख अशोक के ऐसे भी हैं जो यूनानी भाषा में, जिसमें अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये शब्द आपने खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि आपने कम ही सुने होंगे। ये जो लिपि होती है, जैसे आजकल जो हम लोग लिखते हैं, 2 लिपियों से हम लोग परिचित हैं। एक लिपि है हमारी जिसको हम लोग भारत में यूज़ करते हैं, देवनागरी। देवनागरी में जो हम लोग हिंदी लिखते हैं कि राम खाना खाता है, मोहन विद्यालय जाता है, जो हम आ ई ऊ ये लिखते हैं, ये सारा क्या है? देवनागरी लिपि है। और एक लिपि का जो हम प्रयोग करते हैं वो यूनानी रोमन लिपि है। रोमन लिपि में आप जो पढ़ते हैं ना, ABCD 1 2 3 4 5, ये सब रोमन लिपि है। उसी तरीके से अशोक के समय खरोष्टी लिपि और अरेमाइक लिपि, 2 लिपियों में हम लोगों को उनके अभिलेख मिलते हैं, और बाद में उनको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा, और वहीं से इस्टेब्लिश हुआ था कि भारत में अशोक नाम का एक राजा था। कहाँ कहाँ से मिले हैं, ज़रा इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। शहनाजगढ़ी एक जगह है पाकिस्तान में, आप केवल सुन लीजिए, याद करना आवश्यक नहीं है। शहनाजगढ़ी और मानसेहरा 2 स्थान है वर्तमान पाकिस्तान में, जहाँ से खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। उसके अलावा तक्षशिला और लगमान पड़ता है आपका काबुल के पास में, वहाँ पर भी अरमाइक लिपि में और ग्रीक में अशोक के अभिलेख मिले हैं। अभी तक जो भारत में विभिन्न स्थानों पर आपको ये मिलेंगे, और जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ से हैं मैं आपको बता दूँ। 14 दीर्घ शिलालेख हैं अशोक के, 14 दीर्घ शिलालेख हैं, कुछ लघु शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ शिलालेख हैं और कुछ गुफा शिलालेख हैं। 14 जो दीर्घ शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? वो भारत में 8 स्थानों से मिले हैं। धौली जगह पड़ती है उड़ीसा में, पुरी ज़िले में धौली, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा ज़िले में, कालसी यह उत्तराखंड में देहरादून के पास है, वहाँ से मिला है अशोक का एक दीर्घ शिलालेख। एक जौगढ़ जगह पड़ती है उड़ीसा, वहाँ से मिला है। एक जगह है आंध्र प्रदेश के कुन्नूर ज़िले में एर्रागुड़ी, एक वहाँ से मिला है। और गिरनार ये पड़ता है आपका काठियावाड़ में। अब जो ये 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से मिले हैं, ये 14 शिलालेख क्या हैं? 14 शिलालेख का मतलब है कि 14 उसने लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें वो 14 क्या हैं, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि 14 क्या है। आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो ना भी याद करें, बस समझ लीजिए। और उसी 14 शिलालेखों से अशोक का पूरा दर्शन हमको समझ में आता है, उसकी सोच हमको समझ में आती है। पहला शिलालेख है, उसमें लिखा है कि किसी भी पशु का वध न किया जाए,
तथा राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव न किए जाने का आदेश दिया गया है कि किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा और राजकीय एवं मनोरंजन और उत्सव न किए जाएं। आपको पता है बुंदेलखंड में एक परंपरा थी वैश्य नृत्य की, उसका स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कड़ा विरोध करके उस परंपरा को रुकवाया था। बहुत खतरनाक परंपरा थी वैश्य नृत्य की, जो मैंने पढ़ा स्वामी जी के बारे में। इसमें कई सारे लोग राठ से भी चर्चा में शामिल हैं, वो चाहें तो उसको बता सकते हैं कि वो क्या व्यवस्था, क्या सामाजिक बुराई थी, उसको स्वामी जी ने समाप्त करवाया था। तो उसी तरीके से अशोक ने, सम्राट अशोक ने, ये जो महोत्सव थे, उत्सव होते हैं जो नाच गाने और जिसमें तमाम जो पैसा खर्च होता है, वो सारे आपने देखा होगा कि वो सब चीज़ें उन्होंने बैन करवा दी अशोक ने। अब देखिए कई बार क्या है, चीज़ों को लोग अलग से व्याख्या कर जाते हैं, याद आ जाता है दिमाग में। आपने कभी इंद्र का नाम सुना होगा? इंद्र का नाम सुना होगा, राजा इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। उसकी सभा में हमेशा अप्सराओं के नाच गाने होते रहते थे। उसकी सभा में अप्सराओं के नाच गाने होते रहते थे। कहीं भी पढ़ लेना आप, किसी भी पुराण में कहीं भी पढ़ लेना, जहाँ भी आप पढ़ोगे आप पाओगे हर ग्रंथ में उसकी सभाओं में नाच गाने होते थे। दूसरा, आपने देखा होगा कि वो किसी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कौन सी टैक्टिक यूज करते थे। किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी है या पृथ्वी पर कोई राजा मजबूत हो गया है तो उसको हराने के लिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। आप पढ़ना, आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह की इन लोगों की सारी चीज़ें होती थी। किस नेगेटिव तरीके से ये लोग जो है इंद्र वगैरह कार्य करते थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तर्क करिए, पढ़िए, समझिए कि कहानी लिखने वाले का दिमाग कितना खुरापाती है। जो सच नहीं है वो हमारे दिमाग में डाल के सच घोषित कर दिया है, जो सच्चाई नहीं है। मैं कहता हूँ स्वामी ब्रह्मानंद सच हैं, इसको मानिए। और जो तमाम पुराने जो बेवजह के पुराणों में तमाम जगह ऋषि मुनि लिख रखे हैं वो सत्य नहीं है। वो कलमकारों की कलम का कमाल है। कलमकारों की कलम ने कहानी लिख करके शोले पिक्चर बना दी और शोले पिक्चर से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हो गए। अगर कोई अच्छा कलमकार मिल जाए तो हमारे महेंद्र भाई भी हैं अभिनेता, अगर कोई अच्छी कहानी मिल जाए तो हमारे महेंद्र लोधी जो अभिनेता हैं ये भी सुपरस्टार हो सकते हैं। तो जो कलमकार है उसकी कलम की जो ताकत है वो किसी को भी हीरो, किसी को भी जीरो बना सकती है, किसी भी असत्य को सत्य, किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर सकती है। यही किया गया है। रेफरेंस आता है तो मैं बताता रहता हूँ। द्वितीय जो शिलालेख है उसमें उन्होंने कहा है मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना। देखिए अशोक कितना महान व्यक्ति था। दूसरे शिलालेख में अशोक ने लिखवाया कि मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना और उनमें औषधि की व्यवस्था करना। ये सारा लिखा हुआ है, एज इट इज पढ़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं आपको हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ, वो मगधी में है लेकिन एज इट इज लिखा हुआ है। मनुष्यों एवं पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाने तथा पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाए जाएं। कौन कह रहा है? सम्राट अशोक। कितनी मतलब उसके अंदर मानवता को लेकर के लोगों के कल्याण की भावना विद्यमान है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने क्या कहा? राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि प्रति 5 वर्ष के बाद धम्म प्रचार के दौरे पर जाएं। मतलब लोगों को नैतिकता सिखाएं, सदाचार सिखाएं, उनका कल्याण करें और बौद्ध धर्म की जो खासियत है वो लोगों को बताएं। हर प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभी राजकीय अधिकारी, जो सारे राजकीय अधिकारी हैं। उसके बाद चौथे शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार के नियमों यथा जैसे नैतिकता, दया का सर्वत्र प्रचार करें। ये आदेश दिए गए हैं अशोक के द्वारा अपने अधिकारियों के लिए। 5वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जाती है और वो धर्म और नैतिकता का प्रचार करेंगे। उसके बाद 6ठे शिलालेख में अशोक ने लिखवाया कि राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। तो 6ठे शिलालेख में अपने जो राजकीय अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको अशोक ने आदेश दिया कि अगर आपको लगता है कि जनता के हित का कोई सुझाव आपके पास है तो आप किसी भी क्षण मुझे उसकी सूचना दे सकते हैं, कभी भी आप उसे मिल सकते हैं। उसके बाद 7वां जो शिलालेख है, 7वां शिलालेख, वो कहता है कि सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें। मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई रहेगा वहाँ कोई रहेगा, सब जगह रह सकें और वे सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। ऐसा उसने सम्राट अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में लिखा। 8वें शिलालेख में उन्होंने लिखा है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी अशोक का राज्याभिषेक हुआ था
69 BC में, 269 BC में, तो उसके 10वें वर्ष, यानी कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 में, तो 10वें वर्ष उसके 2 साल बाद अशोक ने संबोधि बोध गया की यात्रा कर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। यानी अपने शासन के 10 वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित बोध गया की यात्रा की और धर्म यात्राओं की शुरुआत की। 9वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें। जो बेचारे दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनके प्रति शिष्टाचार। आपने देखा है कई बार जो कोई व्यक्ति मंत्री बन जाते थे या अधिकारी बन जाते थे, उनकी जो भाषा थी, आदेशात्मक भाषा, आपने उसको कि चल पानी लेके आ, चलिए लेके आ। तो अशोक इतने उदार हृदय के थे, उन्होंने उस समय लिखा है कि जो आपके दास और सेवक हैं उनके प्रति शिष्टाचार का पालन करें, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया। 10वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि घोषणा की जाए कि यश कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। और 12वां 13वां शायद स्पष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पर फिर 14वां शिलालेख मिलता है कि धर्म प्रचार के लिए अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म को लिपिबद्ध कराएंगे। यानी 14वां जो शिलालेख है उसमें लिखा है कि विभिन्न स्थानों पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, पहाड़ पड़े हुए हैं, उन पर धम्म को लिपिबद्ध कराएंगे और धर्म प्रशासन संबंधी सूचनाओं का विवरण मुहैया कराया जाएगा। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखी हैं और इन्हीं शिलालेखों में लिखी बातों ने अशोक को अमर बना दिया है। क्योंकि बाकी जो राजा हैं उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को किताबों में मिली हैं, लेकिन उसके द्वारा किसी पहाड़ पर खुदी हुई कहीं इस तरह के एविडेंस नहीं मिले। तो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी हम लोगों को अशोक, सम्राट अशोक के बारे में मिलती है। उसके बाद अशोक के कुछ लघु शिलालेख हैं, छोटे छोटे। मैं आपको बता दूँ, जैसे रूपनाथ है कटनी ज़िले में मध्य प्रदेश में, गुजरी एक जगह है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में गुर्जरा, एक भाबरू जगह है राजस्थान के जयपुर में, वहाँ अशोक के छोटे से छोटे शिलालेख मिले हैं जिनको लघु शिलालेख कहता है। एक जगह है मास्की पड़ता है रायचूर जिले में कर्नाटक में, और रायचूर में जो मास्की में जो अभिलेख मिला है उसी में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। उसके अलावा बिहार के सहसाराम में अशोक का एक वो मिला हुआ है। उसके अलावा आप लोगों ने सत्यमेव जयते तो सुना ही होगा, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोक स्तंभ के नीचे। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कुछ लोगों को आइडिया है सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है भारत में? सबसे पहले उसको कहाँ से लिया गया है? तो अशोक का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, ऐसे प्रतीक चिन्ह अशोक के एक स्तंभ से लिया गया है। अशोक ने स्तंभ पर भी लिखवाए हैं लेख, और ऐसे स्तंभ बहुत सारे स्थानों से मिले हैं। और वो जो स्तंभ मिले हैं उन्हीं स्तंभों में से एक स्तंभ था सारनाथ में, और सारनाथ का जो स्तंभ है उस पर 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके उस पर बने हुए हैं। उसी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया सारनाथ का स्तंभ है। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक जो है कितना महान व्यक्ति रहा होगा और कितने बड़े काम अशोक ने उस समय करवाए। इसी तरीके के हम लोगों को कुल मिलाकर के अशोक के 6 विभिन्न स्थानों पर स्तंभ मिले हैं। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में एक स्तंभ है जो टोपरा में था, हरियाणा में, हरियाणा के अंबाला ज़िले में था, उसको बाद में दिल्ली लाया गया और वो अभी दिल्ली में ही लगा हुआ है। दूसरा है आपका मेरठ में था, वो मेरठ वाला भी दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक नाम का शासक था, वो उनको लेके आया। एक है लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों बिहार के चंपारण ज़िले में हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सारनाथ वाला था। उसके अलावा लघु स्तंभ लेके बहुत सारी जगह पे हैं, मतलब एक लिस्ट है पूरी की पूरी, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और उसके बाद बिहार के गया ज़िले में अशोक की एक गुफा में उसका लेख मिला है ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में। और तक्षशिला में एक कोई भग्न अभिलेख है कंधार में, वहाँ पर भी इसकी जानकारी हमको मिलती है। तो ये सारे अशोक के क्या है अभिलेख हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की। और आगे हम लोग अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास भारत का स्पष्ट हुआ है, एक क्लैरिटी आई है उससे कि हाँ भाई क्या क्या हुआ है। एक्चुअली उससे जो पहले चीज़ें थी वो पौराणिक ज़्यादा थी, और पौराणिक चीज़ों में इतिहास कम, गल्प ज़्यादा था, कहानियाँ ज़्यादा थीं, वास्तविकता कम थी। जब अभिलेख पढ़ के, जैसे किसी का शिलालेख लगा हुआ है, जैसे पहले आपने देखा होगा कि गाँव में कुएँ खोदते थे, तो कुएँ में एक पट्टिका लगाई जाती थी कि इस कुएँ का निर्माण संतराम पुत्र वेदराम के द्वारा
संवत 1870 में किया गया। तो जो शिलापट्ट होता था जो नाम की, उससे स्पष्ट होता था कि भाई ये प्रमाणिक है। उसी तरीके से अशोक ने जो अपने कार्यकाल में लिखवाया वो सारी प्रमाणिक हैं। जब साहित्य हम लिखते हैं तो साहित्य में कई बार क्या होता है कि साहित्य लिखने वाले लोग उस काल के नहीं होते, उनका समय मान लीजिए उसके 500 साल बाद का है। तो 500 साल की जो परिस्थितियां हैं, 500 साल की जो स्थिति है वो उसको उसमें डालेंगे। उस 500 साल के बाद में जो धर्म प्रोमोनेंट है, 500 साल के बाद में जो व्यक्ति प्रोमोनेंट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो डोमिनेट कर रहा है, उसकी चीज़ों को उसमें डालने का प्रयास करेंगे या उसके दृष्टिकोण को उसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सारी की सारी चर्चा है वो है हमारी अशोक के अभिलेखों के बारे में। बाकी आपको पता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों सहित अपने तमाम अधिकारियों को यूनान, मिस्र, भूमध्य सागर के क्षेत्र में, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इधर एशिया, तमाम जगह अशोक ने भेजा। अब हम आते हैं, एक चीज़ जो बीच में छूट गई थी कि भारत में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में 4 बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लेवल की, जिनको कहा जाता था बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीत की चर्चा हम लोग करना भूल गए थे, और वो चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस युग के जो बड़े बड़े राजा थे, वो बड़े बड़े राजा भी अपने समय में उन्होंने बौद्ध संगीतियाँ यानी बौद्ध कॉन्फ्रेंस कराई। एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस उस समय हुई थी। और इतिहास में हम लोगों को 4 बौद्ध है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे याद आ गया, तो मैंने उसको नोट भी कर लिया कि भाई कुछ लोगों के शायद कंपटीशन इत्यादि में काम आ जाए। कुछ लोगों को लगता है कि सम्राट अशोक ने ही केवल बौद्ध धर्म की बात की है, नहीं, आप पूरी की पूरी श्रृंखला आप देखिए तो किस तरीके से इतिहास की धारा चली है आगे। तो 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इतिहास में। पहली जो बौद्ध संगीति थी वो सन 483 बीसी में, 483 बीसी में हुई थी। ये बौद्ध संगीति हुई थी आपकी सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा थी, राजगृह जगह थी जो पहले मगध साम्राज्य की राजधानी थी, राजगृह वहाँ पर। और अजातशत्रु उस समय राजा थे, और अजातशत्रु के समय ये बौद्ध संगीति हुई थी। और महाकश्यप करके एक बौद्ध विद्वान इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा 483 बीसी वही समय है जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का जब निधन हुआ था उसी वर्ष ये बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हो सकता है उसके आगे पीछे रहा होगा, गौतम बुद्ध के बारे में जिक्र इसमें नहीं मिलता है। उसके 100 वर्ष बाद 383 बीसी में, 383 बीसी में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय मगध के राजा थे, शिशुनाग वंश का शासक था काला अशोक, जिसकी चर्चा हमने परसों अपने सेशन में की थी। इस चौथी बौद्ध संगीति में सबकामी करके एक बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो उसके लगभग 125 वर्ष बाद 250 बीसी में सम्राट अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिस। थोड़ा सा नाम बुद्धिस्ट नाम है, बुद्धिस्ट ग्रंथों में नाम लिखा हुआ है, मोगालीपुत्तिस करके एक बौद्ध विद्वान थे। और सम्राट अशोक के समय 250 बीसी में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति उसके बाद 72 एडी में, जैसे अभी 2020 एडी चल रहा है ना, तो 72 एडी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। कश्मीर एक जगह थी कुंडलवन, और वसुमित्र नाम के एक बौद्ध विद्वान ने उसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय राजा थे उस क्षेत्र के कनिष्क। आप लोगों ने कनिष्क का नाम सुना होगा। बेसिकली कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और कुषाण लोग भारत में मध्य एशिया से आई एक यूची जनजाति के लोग थे जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। और बाद में चल करके कुषाण बुद्धिस्ट हो गया था, कुषाण ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और चौथी बौद्ध संगीति का उसने आयोजन करवाया था। तो ये जो सवाल है, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। पहली में महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरी में सभाकामी, तीसरी में मोगालपुत्तिस, चौथी में वसुमित्र। पहली 483 बीसी में हुई, दूसरी 383 बीसी में, तीसरी 250 बीसी में, चौथी 72 एडी में। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। ये सवाल कई बार IAS और PCS में आया है।
मैंने इसकी चर्चा इसलिए की कि ये क्वेश्चन कई बार आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में आया है। कभी क्रम पूछा गया, कभी स्थानों का नाम पूछा गया, कभी शासकों का नाम पूछा गया, कभी इनके जो अध्यक्ष रहे थे उसकी चर्चा उसमें की गई है। और जो अशोक का धम्म था, अशोक के धम्म के बारे में दूसरा और सातवां जो शिलालेख है, दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने अपने धम्म की चर्चा की है। वो मैंने आपको, जैसे उसके अभी हमने जो स्तंभ लेख पढ़े थे उसमें लिखा था क्या है, एक बार मैं आपको धम्म बता दूं कि धम्म क्या था अशोक का। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म वाला धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म अलग था, अशोक का धम्म अलग था। अशोक ने नैतिक और व्यवस्था के अनुपालन के लिए कुछ नियम बनाए थे। क्या क्या उसने चर्चा की थी? अशोक ने कहा था कि धम्म है साधुता, यानी धम्म को जो व्यक्ति मानेगा उसके अंदर साधुता होनी चाहिए, वो सबका कल्याण करे ऐसी भावना उसके अंदर होनी चाहिए। और क्या, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता यानी जिसके अंदर विनम्रता हो, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान, दया तथा शुचिता, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, मित्र परिचितों संबंधियों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना, दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना, शिष्य द्वारा गुरु का आदर, अल्प व्यय करना और नित्य आत्म परीक्षण करना, ये सारी चीज़ें क्या है? धम्म। ये अशोक का धम्म है। तो आप देखते हैं कि कितनी बढ़िया नैतिक संहिता अशोक ने बनाई थी। अब अंत में हम लोग आएंगे जो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे। ये सवाल कई बार पूछा जाता है और कई बार लोगों से ये रहता है उम्मीद कि भाई इतना बड़ा महान सम्राट, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट अशोक, उसका इतना बड़ा वंश मौर्य, वो मौर्य वंश का पतन कैसे हो गया, वो समाप्त कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अशोक का जो वंश था मौर्य वंश, उस मौर्य वंश के शासक कौन थे, उनका एक क्रम से मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि ये सब कैसे हुआ था। तो जैसा आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त का जो मौर्य का कार्यकाल था वो 320 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक रहा था, 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा शासक बना, उसका नाम था बिंदुसार, जो 298 से लेकर के 273 बीसी तक शासक रहा। उसके बाद अशोक जो है गद्दी पर 269 में बैठा और 232 तक शासक रहा। जो ये 4 साल का आपको गैप दिखता है ना, 273 से लेकर 269 तक, उस समय सत्ता के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ अशोक और उसको सौतेले भाइयों में, इसलिए 4 साल तक मगध का साम्राज्य अव्यवस्थित रहा। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल 232 में शासक बना। कुणाल के बाद उसका पुत्र दशरथ, और दशरथ के बाद उसका पुत्र संप्रति, संप्रति के बाद शालिसुक, उसके बाद देवबर्मन, उसके बाद शतधन्वन, और अंतिम जो मौर्य सम्राट था उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। आप लोगों ने जब महाभारत देखा होगा तो महाभारत में भी आपको एक पात्र मिलेगा बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? वही आदमी था महाभारत में जिसने अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह में, तो अभिमन्यु के शायद सिर पे उसने पैर या लात रखी थी, वो बृहद्रथ था। बाद में आपको याद आया होगा कि बृहद्रथ शायद बृहद्रथ ही था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले मैं आज उसका वध कर दूंगा, शायद वही पात्र है। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप लोग कंफर्म कर लेना। तो बृहद्रथ का वर्णन जो है महाभारत में भी एक पात्र के रूप में मिलता है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम भी बृहद्रथ है। बहुत सारी इसमें एक बहुत सारा बीच में एक कॉन्सेप्ट भी है, वो कभी मैं आपको अकेले में बताऊंगा कि इसकी कहानी की ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। वो चीज़ें मीडिया पे बताने लायक नहीं है, आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को भरोसा भी नहीं होगा। वो कभी हम फिर चर्चा करेंगे अकेले में, मैं बता दूंगा आपको कि क्या है वो एक्चुअल क्या है। तो आपने देखा कि बृहद्रथ जो था उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण। और जो मौर्य शासक थे, मौर्यों से पहले जो मगध के सम्राट थे, अधिकांश लोग या तो कुछ लोग जैन धर्म को मानते थे या बुद्ध धर्म को। तो पूरे भारत में बुद्ध धर्म का प्रभाव और प्रचार प्रसार था। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण था। तो एक दिन पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि धोखे से
वृहदरथ की हत्या कर दी। और वृहदरथ की हत्या करने के बाद उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और इस तरीके से मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या हो गई षड्यंत्र के तहत और भारत में मौर्य वंश की समाप्ति हो गई। और अच्छा सॉरी वो जयद्रथ था, सॉरी वो बृहद्रथ नहीं था, वो जयद्रथ था। सही उदय सिंह भाई, सही। हाँ, कुछ मेरे को ऐसा याद आ रहा था। चलिए, तो ये बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने फिर एक नए वंश की नींव डाली जिसको कहते हैं हम शुंग वंश। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि मौर्यों के बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से भारत में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो गई। एक सवाल ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य के जो पतन के या उसकी समाप्ति के कारण क्या थे। उसके बहुत सारे कारण थे। जैसा आपने देखा होगा कि जो सम्राट जो होते हैं, यानी राजवंश जो होते हैं, राजाओं के वंश, वो केवल तभी तक चलते हैं जब तक एक के बाद एक योग्य उत्तराधिकारी आता रहे। अगर कभी उत्तराधिकारी योग्य नहीं होगा तो किसी भी शासक का वंश खतरे में पड़ सकता है। एक पहली शर्त है उत्तराधिकारी का योग्य होना। तो आपने देखा कि अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उनमें वो योग्यता दिखाई नहीं देती, किसी की बहुत बड़ी उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। दूसरा, आपने देखा कि जो अमात्य थे अशोक के बाद, जो अशोक के जो वंशज थे, कुणाल, संप्रति इत्यादि के समय में जो अधिकारी थे वो आप में स्वेच्छाचारी हो गए और उन्होंने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके कारण बाद के जो मौर्य शासक हैं अशोक के बाद के, वो अलोकप्रिय हो गए। कुछ आर्थिक कारण थे जिसके कारण भी मौर्य साम्राज्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक कारण इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कलिंग की लड़ाई के बाद, जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने शांति की नीति अपना ली और युद्ध की नीति को विराम दे दिया। तो उसके कारण क्या था कि आपने देखा था कि जस्टिन और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। तो अशोक के पास भी सेना रही होगी और वो कहीं ना कहीं इस बात से भी इंगित होता है कि कलिंग को अगर उसने जीता तो बड़ी सेना लेके गया होगा। ऐसे में जब अशोक ने युद्ध की नीति को बंद करके शांति की नीति अपना ली, तो अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे होंगे, अशोक के उत्तराधिकारियों ने कहीं ना कहीं उस सेना का काम क्या रहा होगा। तो सेना कहीं ना कहीं अपने आप में आलसी होती चली गई होगी। सेना के पास युद्ध लड़ने के लिए रह नहीं गया, सेना को वेतन दिया गया होगा। तो एक तरीके से एक अन जो है मतलब बिना काम की फौज मौर्य साम्राज्यों के पास रही। तो बिना काम की फौज, जिसको लड़ना नहीं है, जिसके लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अब युद्ध करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसने सैन्य शक्ति को कमज़ोर किया होगा। और आप जानते हैं कि साम्राज्य निर्माण के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक होती है, उसी तरीके से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा के लिए भी सैन्य शक्ति का बने रहना बहुत आवश्यक होता है। और कहीं ना कहीं अशोक के उत्तराधिकारियों के समय वो सैन्य शक्ति कमज़ोर हुई। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि उसी का जो सेनापति है, सेनापति ने सेना के लोगों को अपनी तरफ कर लिया और सेना के सामने ही अशोक के मौर्य वंश के जो अंतिम उत्तराधिकारी है बृहद्रथ की हत्या कर दी सेनापति ने। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि सेना में वो अनुशासन नहीं था, सेना में वो षड्यंत्र था, जिसके कारण से अंतिम मौर्य राजा की हत्या हो गई। तो ये जो सारे कारण हैं, चाहे आर्थिक कारण हो रहे हों, चाहे सैन्य कारण रहे हों, चाहे नीतियाँ रही हों, चाहे कमज़ोर उत्तराधिकारी रहे हों, इन सारे कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। उसके अलावा आज की चर्चा के लिए हम लोगों के पास आज की चर्चा में हम लोगों के यही विषय थे कि अशोक के शिलालेख और अभिलेख, और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, धम्म क्या था, और उसके अलावा मौर्य वंश के शासक क्या थे और किस तरीके से मौर्य वंश की समाप्ति हुई, उसके कारण क्या थे। तो ये हम लोगों ने आज की चर्चा में रखा। और अब मुझे लगता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, चाहे अशोक के शिलालेख हों, चाहे उसके स्तंभ लेख हों, चाहे गुफा लेख हों, चाहे अशोक का धम्म हो, चाहे विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, उसके द्वारा बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना हो, या अशोक के द्वारा तमाम सड़कें बनवाना, सराय बनवाना, पेड़ लगवाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और उसके अलावा जो एक सिस्टम अशोक के समय बनाया गया, व्यवस्था जो राज्य व्यवस्था थी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लगता है काफ़ी हद तक स्पष्ट हुई होंगी और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इतिहास को समझने में मदद करेगी। अब यदि अगर कोई क्वेश्चन है आपका, वैसे हमारा सेशन आज की जो चर्चा थी उसके तहत पूरा हो गया है, लगभग 1 घंटे का सेशन हमारा हो चुका है।
अगर कोई सवाल इस बीच में आपका, या कोई सुझाव, या कोई आपके मन में दुविधा पैदा होती है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी अगर इस तरह का मौर्य वंश से संबंधित या पूरे इतिहास में कहीं भी कोई चीज़ अगर आपके मन में आती है, तो मुझे लगता है सेशन बहुत सरल था, आसान भाषा में था। कुछ तथ्य फैक्ट थे, उन फैक्टों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत रही होगी, बाकी सब कुछ आसान था और संभवतः आप सभी लोगों ने इसे ग्रहण भी किया होगा। और इतिहास की धारा को देखिए, अब आप इतिहास की धारा को समझ सकते हैं। सबसे पहले भारत में आदि मानव के बाद भारत में पत्थर युग के बाद नवपाषाण काल में बस्तियां, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन और फिर से ग्रामीण बस्तियां, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन समाज, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के रूप में बौद्धिक क्रांतियाँ, और साथ ही साथ मगध साम्राज्य का उद्भव, महाजनपद और मगध साम्राज्य का उद्भव, और उसके बाद मगध साम्राज्य में तमाम वंश, चाहे हर्यक वंश हो, चाहे नंद वंश हो, शिशुनाग वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो। तो ये सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की। किष्किंधा कांड आप लोग पढ़िए, किष्किंधा कांड में वो जानकारी मिलेगी। मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा कि कहाँ पर वो मिलता है, उसका विवरण मिलता है। तो ये हमारे इतिहास की धारा है, कि इस तरीके से इतिहास है। ऐसा जो बीच बीच में जो तमाम, जो कभी देवता आ जाते हैं, कभी ये सब आ जाते हैं, कभी उड़ने वाले, कभी भागने वाले, कभी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें साहित्यिक और पौराणिक हैं। हिस्ट्री को लोग समझ से नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस कारण से क्या है, लोगों को अपनी रियलिटी नहीं पता। डॉक्टर अंबेडकर की आज जयंती, अच्छी बात कही थी कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो इतिहास को सही रूप से जानना और इतिहास के आईने से चीज़ों को और वास्तविकताओं को समझना होगा। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बाद में जो शुंग वंश और कर्ण वंश ने क्या किया, उसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ये चलिए, तो मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस सारे लगभग हमारे सॉल्व हो चुके हैं और बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। कल हम लोग जो सेशन करेंगे वो पुष्यमित्र शुंग और उनके आगे उन लोगों ने क्या काम किए, कौन कौन राजा बने, किसने किस तरीके से भारत में बदलाव किए, वो सारी चीज़ें हम लोगों को वो हम देखेंगे, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर भारत पर जो मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण होंगे, शक, सातवाहन और ग्रीक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। महेंद्र सिंह लोधी ने पूछा है कि पुराने समय में भवन निर्माण की सबसे पुरानी जो जानकारी हमारे सामने है प्रमाण के रूप में, वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई हुई है और सारे नगर मिले हैं, घर मिले हैं, सब कुछ वहाँ पर मिला है। तो आप ये समझिए, और हड़प्पा सभ्यता भारत के ही लोगों ने बनाई थी, यहाँ के जो मूल निवासी उनकी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण है भवन निर्माण का और उसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। आप जाकर के लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी में ये देख सकते हैं। क्लियर? संविधान का पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो मैं संविधान का पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ। मेरे पास पूरा पीडीएफ है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है मेरे पास पीडीएफ है। मैं सारा, जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं सबको भेज दूंगा। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राजभवन के भी स्ट्रक्चर मिले हैं। एक जगह पड़ती है पाटलिपुत्र के पास, कुम्भरहार। तो जो खुदाई की है इतिहासकारों ने, कुम्भरहार के पास में पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था राजमहल, उसके अवशेष मिले हैं। स्पष्ट?
जिनको भी चाहिए, जिनको भी संविधान की PDF चाहिए, मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझे लगता है सबके पास है, नहीं तो कोई शेयर कर देना मेरा नंबर, वो सब लोगों को मिल जाएगा। संविधान को आप लोग पढ़ते रहिए। संविधान तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जितना आप पढ़ें उतना ही कम है। सब चीज़ें जानना आप वो सबके लिए कर्तव्य है, सभी लोगों के लिए। और आज तो हम लोग कम से कम बाबा साहब के जन्म दिवस पर ये संकल्प ले सकते हैं कि भारत को राष्ट्र बनाने के लिए तमाम वंचित शोषित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जो ग्रंथ लिखा गया है, कम से कम उन सब लोगों को वो ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और कल सुबह आप सभी लोगों से 8:15 बजे फिर से मुलाकात होगी संविधान पर अपनी परिचर्चा को लेकर के, जिसमें हम लोग कल न्यायपालिका और इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़े, आपने सवाल अपने रखे यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की, उसके बारे में हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में, उस पर हम लोग आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और वो उदय सिंह जो ने पूछा है ना कि जो अधिकारी होते हैं या जो आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं वो अशोक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन अशोक हर किसी को नहीं मिलता है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह जो है लगाने के लिए हर कोई नहीं लगा सकता उसको, वो एक रैंक के बाद ही जो है उसको आप अपने यहाँ लगा सकते हो, एक रैंक के बाद। स्पष्ट? ठीक। तो चलिए आज की परिचर्चा को विराम देते हैं और आप सभी लोगों ने समय निकाला, सहभागिता की। भंवर सिंह नरवणे साहब का सवाल रह गया है, चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई, मुझे खुद नहीं पता। मैं देखता हूँ बीमार होकर मर गया होगा, पर अपन देखते हैं क्या रहा था। चाणक्य के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का और शुभ रात्रि। जय हिंद।